सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके पूरे हिंदी विषय का सिलेबस इसी एक वीडियो में खत्म करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हिंदी में भी बिल्कुल तैयारी नहीं की है या आपका हिंदी में भी कोई भी टॉपिक नहीं तैयार है, तो आज की ये वीडियो पढ़ करके आपके सारे टॉपिक एकदम तैयार हो जाएंगे और हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। आप लोगों को पता है कि इस सीरीज में मैंने आप लोग के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, थर्ड पेपर साइंस, इसके अलावा जो आपका पांचवा पेपर है सामाजिक अध्ययन, इन सभी के पूरा एक ही वीडियो में इन सभी का मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया है। एक एक वीडियो मैंने सभी का बनाया है और आप सभी लोगों ने उन सभी वीडियोस को बहुत बहुत पसंद किया है और बहुत अच्छे से कमेंट्स किए हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पूरा हिंदी आप लोगों का कवर करेंगे और मैंने ये पूरा हैंड रिटन नोट्स बनाया है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि मैं पूरा यहाँ पर कंप्लीट करवा दूंगी, बट आप लोगों को इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके कॉलेज में, अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां भी आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने कॉलेज के फ्रेंड्स तक प्लीज शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो मेरी मेहनत है वो सफल हो। अगर आप सभी तक ये वीडियोस नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर इसको बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो प्लीज दोस्तों, आप लोग शेयर कर दीजिएगा, तभी मेरी मेहनत सफल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हिंदी विषय को। हिंदी विषय में दोस्तों जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कहानी किसे कहते हैं, कहानी का क्या महत्व है, कहानी के क्या उद्देश्य होते हैं। आप सभी लोगों को पता है, अगर हम बच्चों से कोई भी काम करवाना चाहें या छोटे बच्चों की बात करें, हम उनको कोई अच्छी सीख देनी हो या फिर उन्हें ये बताना हो कि कैसे कौन सी चीज सही है हमारे लिए, कौन सी चीज गलत है, तो सबसे अच्छी चीजें क्या है उनके लिए? कहानियां। क्योंकि कहानियां बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं और कहानियों से उन्हें बहुत प्रेरणा भी मिलती है। और कहानियां हमारे परिवार में भी पता है आप लोगों को सुनाई जाती हैं। हमारे परिवार में हमारे दादी बाबा, हमारे माता पिता से ही हमें बचपन से ही कहानियां सुनने को मिलती हैं और जब हम स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स भी कहानियां सुनाते हैं और कहानियों के माध्यम से हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है। तो जो कहानियां हैं उनका हमारे जीवन में बहुत विशेष स्थान है। तो यहाँ पर आप देखिए, भाषा शिक्षण में कहानी का अत्यधिक महत्व है तथा कहानी गद्य साहित्य की सबसे अधिक प्रिय विधा है। कहानियां मानव सभ्यता के आदिकाल से ही शिक्षा एवं मनोरंजन का साधन रही हैं। अतः कहानी कहने की परंपरा उतनी ही प्राचीन है जितना मानव जीवन। यानी कि जब से मानव जीवन की उत्पत्ति हुई है तब से आप मान के चलिए कि कहानियां शुरू हुई हैं। राय बर्न के अनुसार, राय बर्न ने क्या कहा है, प्रत्येक शिक्षक को यह प्रयत्न करना चाहिए कि वह अच्छा कहानी सुनाने वाला बन जाए। किसी भी निपुण शिक्षक को कोई बात इतनी सहायता नहीं करती है जितनी की कहानी सुनाने की निपुणता। क्योंकि आप खुद महसूस किया होगा, आप लोगों ने टीचिंग की है 2 सेमेस्टर की, तो आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से बच्चे कहानियां कितने निपुणता से या कितने अच्छे से सुनते हैं। वो लोग, अगर आप कहानी सुना रहे हैं, अगर कोई भी कहानी सिर्फ आपने कह भर दिया बच्चों से कि आज हम क्लास में कहानी सुनाने वाले हैं, सारे बच्चे एकदम शांत होकर आपको आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे। तो इसलिए कहानियां जो है उनका विशेष स्थान है। अब कहानियां सुनाने का क्या उद्देश्य होता है या कहानियों का क्या महत्व होता है, दोनों का ही क्वेश्चन इसी में छिपा हुआ है। तो दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में मिलेगा। तो देखिए, कहानी शिक्षण की क्या उद्देश्य होते हैं। कहानी शिक्षण के उद्देश्य सबसे पहले देखिए, छात्रों में विचार, कल्पना शक्ति तथा तर्क शक्ति को विकसित करना। यानी कि जो कहानियां होती हैं ये बच्चों के अंदर विचार करने की क्षमता, कल्पना शक्ति की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, इन सभी को विकसित करती हैं। और यहाँ पर आप देखिए, छोटी और कठिन बातों को आसान बनाकर समझाना। यानी कि अगर आप कोई टॉपिक बता रहे हैं, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, आप बस उससे रिलेटेड कोई कहानी बना लीजिए। अगर उस कहानी को आपने बच्चों को सुना दिया तो बच्चे बहुत बहुत ही मन से आपकी कहानी को सुनेंगे भी और उन्हें बहुत ही अच्छी लगेगी आपकी कहानी। तो इस तरीके से आप कोशिश किया करिए, जितना हो सके आप कहानियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें। खासकर अगर हम प्राइमरी में बात करें, प्राइमरी के बच्चों की या फिर कक्षा 1 से 5 तक की, तो कक्षा 1 से 5 तक में बच्चों को कहानियों के माध्यम से जो प्रकरण है या जो पाठ है वो बताए जाते हैं, तो बच्चों को आसानी से चीजें समझ में आती हैं। छात्रों में सामाजिकता की भावना का विकास होता है, छात्रों की साहित्य में रुचि का विकास होता है, छात्रों के चरित्र का निर्माण भी होता है कहानियों के माध्यम से। तो कहानियां कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, अब ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब आपने खुद यहाँ पर इतनी सारी चीजें देख ली कि कहानियां कितनी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। इसके बाद वाचन क्या होता है, भाषा को बोलकर या लिखकर
अपने विचारों को प्रकट करना ही वाचन कहलाता है। वाचन दो प्रकार का होता है, सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन मतलब जो चीजें हम बोल बोल करके पढ़ते हैं वो होते हैं सस्वर वाचन। यानी कि जैसे क्लास में मान लीजिए टीचर कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, बच्चे उसको सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये बच्चे जब सुन रहे हैं तो फिर बच्चे सुनने के बाद क्या करेंगे, बच्चे भी टीचर का अनुसरण करेंगे। तो ये इसे हम कहते हैं सस्वर वाचन। इसके अलावा अगर एक साथ टीचर भी पढ़ रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, पूरा क्लास एक साथ पढ़ रहा है, तो इसे भी हम कहेंगे सस्वर वाचन। दोस्तों, जब शिक्षक वाचन करते हैं और बच्चे सुन रहे हैं तो वो होता है आदर्श वाचन। क्या होता है, आदर्श वाचन होता है, ठीक है। तो ये आदर्श वाचन के अंतर्गत आता है। और जब बच्चे उनका अनुसरण करते हैं तो ये हो जाता है अनुकरण वाचन। तो ये आप याद रखिएगा। क्योंकि टीचर के वाचन को आदर्श वाचन हम क्यों कहते हैं, क्योंकि टीचर को ये माना जाता है कि टीचर जो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो भी चीजें उनको सिखा रहे हैं वो बिल्कुल शुद्ध है, वो बहुत ही बिल्कुल अच्छे से बता रहे हैं, चाहे वो मात्राएं हो, चाहे कैसे शब्दों का उच्चारण करना है, कैसे पूर्ण विराम कहाँ लगा है, कहाँ पर अल्प विराम लगा, ये सभी जानकारियां बच्चों को दे रहे हैं। तो ये होता है आदर्श वाचन। और जब बच्चे उन्हीं का अनुसरण करते हैं तो वो क्या हो जाता है, अनुकरण वाचन। इसके बाद मौन वाचन। मौन का मतलब होता है चुप रहना, आपको पता है, शांत रहना। तो मौन वाचन में क्या हो सकता है, मौन वाचन में मन में ही आप चीजों को पढ़ते हैं और समझते हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मौन वाचन में स्पीड बहुत तेज होती है, क्योंकि आप मन में पढ़ रहे हैं, आप बोल तो रहे नहीं है, आपकी स्पीड बहुत तेज होती है उसमें। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज की मौन वाचन में आप किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो। आप कक्षा में पढ़ रहे हो, आपका बगल वाला भी पढ़ रहा है, आप भी पढ़ रहे हो, आप दोनों अलग अलग विषय भी शांति से पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर दोनों लोग बोल बोल कर पढ़ोगे तो ना तो आपके बगल वाला बच्चा पढ़ पाएगा, ना तो आप पढ़ पाओगे। तो इस तरीके से ये मौन वाचन होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, आप सस्वर वाचन और मौन वाचन में अंतर क्या होता है। सस्वर वाचन बोल कर किया जाता है और मौन वाचन चुपचाप किया जाता है। इसमें यहाँ पर देखिए, सस्वर वाचन में कक्षा का वातावरण स्वरमय हो जाता है। क्यों स्वरमय, क्योंकि सभी लोग बोल रहे हैं तो क्या होगा, स्वरमय होगा। जबकि इसमें क्या होता है, कक्षा का वातावरण बिल्कुल शांतिमय होता है, क्योंकि सब लोग क्या करते हैं, मन में पढ़ रहे होते हैं। तीसरा है सस्वर वाचन में, इसे उच्चारण शुद्धि के लिए किया जाता है। यानी कि जब तक आप भाषा को बोल करके नहीं पढ़ोगे तब तक आप कैसे जानोगे कि आपका उच्चारण शुद्ध हो रहा है कि नहीं। तो सस्वर वाचन इसीलिए छोटी कक्षाओं में बच्चों को कराया जाता है, ताकि बच्चों को शुद्ध शुद्ध उच्चारण आ जाए। और इसमें विषय वस्तु का ग्रहण करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो आप पढ़ रहे हो उसको आप ग्रहण करो, जो भी विषय आप पढ़ रहे हो उसको समझो अच्छे से। और चौथा पॉइंट है सस्वर वाचन में, यह छोटी कक्षाओं 4, 5, 6, 7, 8 में उपयोगी है। यानी कि जो सस्वर वाचन है, जो बोल करके पढ़ने वाली प्रक्रिया है, ये छोटी कक्षाओं में अपनाई जाती है, जबकि बड़ी कक्षाओं में मौन वाचन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जैसे कि कक्षा 9, 10, 11, 12 या इससे ऊपर की कक्षाएं। तो इसमें ये उपयोगी होती है मौन वाचन। इसके बाद है, इसमें पढ़ने व समझने की गति न्यूनतम होती है। क्यों न्यूनतम होती है, क्योंकि आप चीजों को धीरे धीरे समझते हो। टीचर एक बार बताते हैं, फिर बच्चे उसको समझते हैं, फिर बच्चे अपने अनुसार बोलते हैं। जबकि मौन वाचन में क्या होता है, इसमें आप लोग सभी लोग अपने मन में पढ़ रहे हो, तो ये तीव्र गति से होता है, जिसे हम द्रुत गति से भी वाचन कहते हैं। क्योंकि द्रुत का मतलब क्या होता है, द्रुत का मतलब ये होता है तेज गति से। अब देखिए, हिंदी भाषा में मौन वाचन का क्या महत्व है। हर एक भाषा में मौन वाचन का बहुत महत्व है, क्योंकि आप मन में पढ़ रहे हो तो आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हो और आपकी एनर्जी भी नहीं लॉस होती है। आपको पता है बोलने में एनर्जी भी लगती है, तो एनर्जी भी नहीं लॉस होती है। तो यहाँ पर आप देखिए मौन वाचन का क्या महत्व है। मौन वाचन का अर्थ है मन ही मन में वाचन करना या मन ही मन में पढ़ना। जब लिखित सामग्री को ओंठ हिलाए बिना आवाज किए हुए चुपचाप पढ़ते हैं, यानी कि बिना आवाज किए, बिना ओंठ हिलाए हम चुपचाप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं उसे हम कहते हैं मौन वाचन। इसका महत्व निम्न प्रकार है। मौन वाचन में थकान कम होती है, क्योंकि आप बोलते नहीं हो, आप मन में पढ़ते हो, तो आपकी एनर्जी नहीं लॉस होती है। और मौन वाचन दूसरों को व्यवधान नहीं पहुंचाता। मान लीजिए आपके बगल में भी आपका भाई या आपकी कोई भाई बहन पढ़ रहे हैं, या अगर आप घर में पढ़ रहे हो तो आपके भाई बहन पढ़ रहे हैं आपके साथ, स्कूल में हो अपने क्लासमेट्स के साथ, तो अगर आप बोल बोल कर पढ़ोगे तो क्या होगा, आपके बगल वाला भी डिस्टर्ब होगा। वो पता चला वो साइंस पढ़ रहा है, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो दोनों चीजें आपस में मिक्स हो जाए। इस तरीके से आपको क्या करना है, अगर आप मौन वाचन कर रहे हो तो इससे क्या होता है कि आप किसी के पढ़ाई में, किसी चीज में व्यवधान नहीं उत्पन्न करते हो। और मौन वाचन में समय की भी क्या होती है, बचत होती है, क्योंकि आप चीजों को फास्ट पढ़ लेते हो। बोल करके पढ़ने में और मन में पढ़ने में आप देखोगे खुद बहुत अंतर होता है। क्योंकि जब आप बोल करके पढ़ते हो तो आप शब्दों पर ध्यान देते हो, साथ ही साथ
आपकी एनर्जी भी खर्च होती है और जब आप मन में पढ़ते हो तो बहुत तेजी से आप पढ़ लेते हो। और चौथा है सामूहिक वाचन के लिए मौन वाचन जरूरी है। सामूहिक वाचन में मौन वाचन बहुत जरूरी है क्योंकि सब लोग अपने अपने कंटेंट पर ध्यान देते हैं तो अपना अपना पढ़ते हैं और अगर आप बोल करके पढ़ेंगे तो पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस तरीके से मौन वाचन का अपना एक विशेष महत्व है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक मतलब मुख से बोली हुई चीजें। हम कोई भी चीज करते हैं घर में, चाहे घर के बाहर, क्लास में, या हम अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे रहते हैं, अपने परिवार वालों के साथ कैसे रहते हैं, जो चीज हमें चाहिए होती है हम बोल देते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे ही हम कहेंगे मौखिक अभिव्यक्ति। यानी कि जो कुछ भी हमें चाहिए होता है उससे हम मुख से बोल करके उन चीजों को करवा लेते हैं, उन चीजों को ले लेते हैं। तो मतलब हम अपनी बातों को किसी के सामने रख रहे हैं, अपने मनोभावों को किसी के सामने रख रहे हैं और दूसरों की भी मनोभावों को समझ रहे हैं, तो यही होता है मौखिक अभिव्यक्ति। मतलब मुख से बोली गई हमारी बातें या जो मुख से हमारी अभिव्यक्ति, हमारे मन की बातें हैं, वही होती है मौखिक अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर आप देखिए मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से ही बालकों के मनोभावों को समझा जा सकता है। जन्म के समय भूख प्यास की इच्छा बच्चे रोकर मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट करते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसे कितनी समझ होती है, उसे भूख लगती है, प्यास लगती है तो वो रोने लगता है। इसका मतलब कि जो उसका रोना है वो उसकी मौखिक अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार अब जब आप बड़े हो जाते हो तो आप बोल देते हो कि हमें ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए। तो इस तरीके से ये जो मौखिक अभिव्यक्ति है, आपको पता है लोग अपने विचारों को लिखित रूप में भी रखते हैं किताबों के माध्यम से, लेकिन लोग, बहुत सारे लोग अपनी बातों को मौखिक रूप से भी रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए देश में कोई भी घटना होती है तो आप देखिए अलग अलग पार्टीज के लोग उस पर बयान जारी करते हैं। मतलब सब लोग, क्योंकि हमारे देश में क्या है, सभी लोगों को बोलने की आजादी है, सभी को व्यक्तिगत आजादी है, अपनी अपनी बात को रखने का सभी के पास अधिकार है। इसका मतलब सभी को मौखिक अभिव्यक्ति की आजादी है हमारे देश में। तो इस तरीके से जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है, इससे क्या होता है, हम अपने विचारों को दूसरों के सामने अच्छे से रख सकते हैं, अपनी बातों को समझा सकते हैं। अब मौखिक अभिव्यक्ति आप देखिए वाद विवाद प्रतियोगिता से भी बच्चों को कराए जाते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता स्कूल में कराई जाती है, कविता पाठ कराया जाता है। क्यों? ताकि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति हो और बच्चे अपनी बातों को दूसरों के सामने रख पाए बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी शर्माहट के। क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे शर्माने लगते हैं, अपनी बातों को अच्छे से कह नहीं पाते हैं। तो ये जो हिचकिचाहट है, इसको खत्म करने के लिए ही मौखिक अभिव्यक्ति बच्चों से कराई जाती है। चाहे वो भाषण प्रतियोगिता हो, चाहे कहानी पाठ हो, चाहे दोहा प्रतियोगिता हो, चित्र पठन प्रतियोगिता हो, तो ये सभी प्रतियोगिताएं इसीलिए कराई जाती है ताकि बच्चे अपने अंदर की झिझक को छोड़ करके अपने मनोभावों को सभी के सामने व्यक्त कर सकें। अब देखिए मौखिक अभिव्यक्ति को आसानी से समझा जा सकता है। बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति का अवसर देना चाहिए। बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति का अवसर पूरा देना चाहिए ताकि उनके मन में कोई चीज ना रहे और वो अपनी बातों को सभी के सामने अच्छे से रख पाए। तो मौखिक अभिव्यक्ति, मौन वाचन, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों के एग्जाम में बार बार पूछी गई है हर साल, तो इसलिए ये सब चीजें बतानी आपको बहुत जरूरी थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे आपका समास टॉपिक। समास का अर्थ है संक्षेप। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक करना ही समास कहलाता है। समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए यहाँ पर कहा गया है कि समास क्या करता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिला करके एक कर देता है। मतलब समास क्या करता है, छोटा कर देता है, संक्षेप कर देता है शब्दों को। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास, जिस समास का प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे कि प्रतिदिन, भरपेट, आमरण, बेशक, रातों रात, ये सभी क्या है, अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल है। इसके अलावा यथासंभव भी है अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल। अब इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, जिस समास में प्रथम पद गौड़ तथा दूसरा पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। यानी कि प्रथम पद क्या होता है, गौड़ होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे कि नगरवासी, सहनशील, आज्ञाकारी, त्याग पत्र, कलाकार आदि। इसके बाद द्वंद्व समास। द्वंद्व समास दोस्तों दोनों ही पद प्रधान होते हैं और द्वंद्व समास में दोनों बिल्कुल इक्वल होते हैं। जैसे कि माता पिता, इसीलिए यहाँ पर बीच में आप देखिए इस तरीके का साइन होता है, रात दिन, जीवन स्तर, इस तरीके का, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे द्विगु समास। द्विगु समास में आपको अच्छे से पता है कि इसमें पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। मतलब कोई ना कोई संख्या बताता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखिए पंचमुखी, अष्टधातु, षटकोण, चौराहा, नवरत्न, इस तरीके से
आप याद रख सकते हैं नवरात्रि, ये सभी क्या है, द्विगु समास के एग्जाम्पल है। पंचवटी, ये भी क्या है, द्विगु समास का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें संख्यावाचक शब्द आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए पंच मतलब 5, अष्ट मतलब 8, षट मतलब 6, चौराहा मतलब 4। तो इस तरीके से आपको संख्यावाचक शब्द मिलेंगे। द्विगु समास सबसे आसान है। इसके बाद बहुब्रीहि समास, ये भी बहुत इजी है। इसमें कोई भी पद प्रधान होता ही नहीं है। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ये बल्कि कोई ना कोई तीसरा अर्थ बताता है। जैसे कि नीलकंठ हम किसे कहते हैं, नीलकंठ हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, भगवान शिव के लिए प्रयोग करते हैं। गिरधर किसके लिए प्रयोग करते हैं, भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग करते हैं। यानी कि इसके अलावा गजानन, गज मतलब हाथी, तो यहाँ पर गजानन कौन हो जाएंगे, भगवान गणेश। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसकी, यानी कि 3 आंखें किसकी आपको पता है, भगवान शंकर की। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए सभी का एक तीसरा अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर आप देखिए कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि समस्त पद किसी अन्य पद का बोध कराते हैं, तो ये होता है बहुब्रीहि समास। जैसे कि चतुर्भुज किसके लिए प्रयोग होता है, भगवान ब्रह्मा के लिए प्रयोग होता है। अब इसके बाद छठवां है कर्मधारय समास। जिस समास का प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद उसी विशेषण का विशेष होता है, वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे कि मृगनयनी, सूर्यमुखी, नीलकमल, तो ये सभी क्या है, कर्मधारय समास के एग्जाम्पल हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको समास समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब यहाँ पर हम देखेंगे आप लोगों के ग्रामर विषय में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सभी आपके एग्जाम में बार बार हर साल पूछे गए हैं। आप किसी भी ईयर का पेपर देख लीजिए, 5 साल का पेपर मैंने सॉल्व करवाया है आप लोगों के, सिर्फ हिंदी विषय का ही नहीं सभी विषयों का सॉल्व करवाया है। आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि मैंने हर एक विषय को हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया है। हर एक विषय का राजन सीरीज, पवन सीरीज पूरा कराया है। हर एक विषय का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5 साल का करवाया है। तो दोस्तों इतनी तैयारी हमने करवा दी है आप लोगों को। अगर आप इतनी तैयारी कर लेते तो आपकी बेस्ट तैयारी हो जाएगी और आप एग्जाम में बेस्ट स्कोर करके आएंगे। और यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस ही हम एक एक वीडियो में करवा दे रहे हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अगर आपने इन वीडियोस को देख लिया तो आपका पूरा पेपर रिवाइज हो जाएगा और पूरे चैप्टर आपके दोहरा उठेंगे और आपकी तैयारी बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ दोस्तों, प्लीज आप वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर दीजिए। तो अब चलिए हम संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे। संज्ञा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कुछ भी नया नहीं है इसमें। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव व गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर किसी प्राणी के नाम को राम, कृष्ण, राधा, हाथी, कोयल, तोता, स्थान मैदान, ताजमहल, मुंबई, विद्यालय, घर, दिल्ली, ये सभी क्या स्थानों के नाम है। वस्तु पुस्तक, मेज, कुर्सी, खिड़की, दरवाजा, पेन, बुक, पेंसिल, ये सभी क्या है, वस्तुएं हैं। वस्तुओं के नाम को भी क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। भाव और गुण, साहस क्या है, एक हमारे अंदर का एक भावना है, एक फीलिंग है। मिठास, ये भी क्या है, एक फीलिंग है। पराक्रम क्या है, गुण है किसी व्यक्ति का। बुढ़ापा क्या है, एक फीलिंग है। बचपन क्या है, भी एक फीलिंग है। तो इस तरीके से ये सभी भाव और गुण भी क्या होते हैं, ये सभी भी संज्ञा होते हैं। अब जो संज्ञा होती है ये 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके अंतर्गत हिमालय, गंगा, गोविंद, अजमेर। जातिवाचक, मनुष्य, पर्वत, बालक, घर, नगर आदि। समूहवाचक, समूह में जो चीजें होती हैं जो समूह को व्यक्त करती है, जैसे कि फौज या सेना, भीड़, परिवार, इन सभी में क्या होता है, पूरा लोगों का समूह होता है। तो जो शब्द समूह का बोध कराते हैं वो समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो पदार्थों का बोध कराते हैं या द्रव्यों का बोध कराते हैं, जैसे कि सोना, तेल, दाल आदि। और भाववाचक संज्ञा में आपने अभी देखा भाव और गुण, जैसे कि मिठास, सुंदरता, बचपन, साहस, पराक्रम, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं, तो जो भाव व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से संज्ञा और संज्ञा के प्रकार आप बिल्कुल याद कर लीजिए और इनके जितने भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बताए हैं, एग्जाम्पल एक भी नहीं छोड़ना है आपको, एग्जाम्पल बहुत पूछता है एग्जाम में। अब इसके बाद सर्वनाम पढ़ेंगे हम। सर्वनाम क्या होता है, चलिए सर्वनाम हम देखते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि मैं, हम, आप, तू, तुम आदि। सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। तो सर्वनाम में सबसे पहले आप देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है ये
तीन प्रकार का होता है। उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, मुझको, हम। उत्तम पुरुष का मतलब जो बोल रहा है, जो व्यक्ति बोल रहा है वो उत्तम पुरुष, जो व्यक्ति सुन रहा है वो मध्यम पुरुष, और ये दोनों जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो होगा अन्य पुरुष। बस। तो यहाँ पर आप देखिए, उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, मुझको, हम। मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुम्हें, तुमको। अन्य पुरुष में वे, वह, उसे, उनका आदि आते हैं। इसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम जब आप किसी चीज के लिए बिल्कुल निश्चित हो कि यह, जैसे कि यह एक पालतू गाय है, यह अलमारी हमारी है, तो ये क्या बिल्कुल निश्चित है ना कि ये चीजें फिक्स हैं, तो इसीलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अनिश्चयवाचक जिसमें कोई निश्चितता ना हो, जैसे कि बाल्टी में थोड़ा पानी है, मतलब आप अनिश्चित हो कितना है। और देखो बाहर कोई आया है, कोई आया है, कौन आया है कुछ नहीं पता, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब संबंधवाचक सर्वनाम, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें प्रश्न होता है, जैसे कि बाहर कौन बैठा है, यह अंगूठी किसकी है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। इसके बाद निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में आप देखिए, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, तो मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। इसके बाद अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, यानी कि अपना काम स्वयं करें और अपने सामान की सुरक्षा भी स्वयं करें, तो ये होता है निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद अब हम देखेंगे क्रिया। क्रिया क्या होती है? क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर आप देखिए, क्रिया याद रखिएगा, कर्म के आधार पर दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब हम यहाँ पर विशेषण देखेंगे। ये टॉपिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, यानी कि ऐसे विशेषण जो किसी भी संज्ञा सर्वनाम का गुण बताते हैं, जैसे कि गाय का रंग काला है, उसकी फ्रॉक पीली है। तो यहाँ पर ये जो काला और पीला बताया गया है, ये किसी की विशेषता बताई गई है, इसीलिए ये गुणवाचक विशेषण हो गया। इसके बाद परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब देखिए, पेन में थोड़ी इंक है, वह 4 लीटर दूध लाया, तो ये परिमाण बता रहे हैं, ये दोनों ही एग्जाम्पल, इसीलिए ये परिमाणवाचक विशेषण हो गए। अब संख्यावाचक विशेषण, उसके पास 5 रुपए हैं, तो जहां पर संख्या आती है वहां पर क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है। इसके बाद संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण का मतलब जहां पर कोई संकेत किया गया हो, जैसे कि वह मेरा भाई है, वह मेरा मतलब उंगली दिखा के बता रहा है, या वो केवल इशारे से या संकेत से बता रहा है कि वह मेरा भाई है, यह लड़की अच्छा गाती है, यह कार हमारी है, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? संकेत किया जा रहा है, तो इसलिए सभी संकेतवाचक विशेषण हो गए। अब हम देखेंगे लिंग। शब्द का वह रूप जिससे किसी पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, जैसे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्योंकि लिंग कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में आपको पता है, आपको सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं। लिंग 2 प्रकार के, वचन 2 प्रकार का, एक वचन और बहुवचन। याद रखिएगा, आपको हिंदी में लिंग 2 ही प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं, कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तो पुल्लिंग शब्दों में राज्यों के नाम, जैसे कि बिहार, गुजरात, दिल्ली, गोवा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सभी क्या है? ये सभी राज्यों के नाम है, तो ये सभी पुल्लिंग होंगे। नगरों के नाम, यानी कि आगरा, नैनीताल, हरिद्वार, इसके अलावा मुंबई, नासिक, पूना, कलकत्ता, ये सभी क्या है? नगरों के नाम है, ये सभी पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। देशों के नाम, जितने भी देश हैं विश्व में सभी के सभी क्या होंगे? सभी पुल्लिंग होंगे, चाहे वो भारत, चीन, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, सभी क्या होंगे? देशों के नाम जितने भी हैं सब पुल्लिंग में आएंगे। सागरों के नाम, अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सभी पुल्लिंग होंगे। महीनों के नाम, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सभी क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। पहाड़ों के नाम, हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल, ये सभी क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, रविवार, ये सभी क्या है? ये सभी पुल्लिंग हो जाएंगे। ग्रहों के नाम, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, ये सभी क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। महाद्वीपों के नाम, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये सभी क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। तो ये सभी पुल्लिंग है, इनको आप याद रखिएगा। इसके बाद स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हैं? स्त्रीलिंग शब्दों में तिथियों के नाम,
एकादशी, अमावस्या, त्रयोदशी ये सभी स्त्रीलिंग में होंगे। लिपियों के नाम देवनागरी लिपि, अरबी, फारसी, गुरमुखी ये सभी हो जाएंगे स्त्रीलिंग। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी ये सभी हो जाएंगे स्त्रीलिंग। झीलों के नाम चिल्का, नैनी, बुलर झील ये सभी स्त्रीलिंग हो जाएंगे। नक्षत्रों के नाम भद्रा, रोहिणी, चित्रा ये सभी स्त्रीलिंग हो जाएंगे। खेलों के नाम में हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी ये सभी स्त्रीलिंग हो जाएंगे। इसके बाद काल आता है दोस्तों। काल कितने प्रकार के होते हैं आपको पता है। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल 3 प्रकार का होता है, भूतकाल 6 प्रकार का होता है, भविष्य काल 3 प्रकार का होता है। एग्जाम में इतना ही पूछा है कि काल कितने प्रकार के होते हैं, तो काल 3 प्रकार के होते हैं, बस आपको यही याद रखना है। इसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ना पूछा गया हो, तो इसलिए आपको इसको बिल्कुल रेडी रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्लासेस में बताया भी है कि उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। तो उपसर्ग वे शब्दांश अथवा अक्षर जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग शब्द के आगे लगता है। वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसका अर्थ बदल देते हैं, तो वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि मर में जब आ लगा तो ये अमर हो गया, और यहाँ पर विश्वास में आ लगा तो अविश्वास हो गया। इसी प्रकार अति उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बने हैं? अतिक्रमण, अतिवृष्ट, अधिकार। अनु से अनुकरण, अनुक्रम, अनुगमन। आदि से अधिकार, अधिराज, अध्यक्ष। दुर से दुर्जन, दुराचार, दुरुपयोग। रा के नीचे हलंत है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। प्रति में प्रतिमास, प्रतिनिधि। सम में सम, संस्कार, सम्मान। सम उपसर्ग भी कई बार पूछा गया है, दुर भी पूछा गया है, आदि भी पूछा गया है, अति भी पूछा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी। और ये प्र भी बार बार पूछा गया। प्र से प्रमुख, प्रकोप, प्रवाद, प्रख्यात, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद प्रत्यय। प्रत्यय पीछे लगते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कि आई प्रत्यय में भलाई, पढ़ाई, भराई। वट में बनावट, लिखावट, सजावट। इसके बाद हट में घबराहट, बुलाहट, अकुलाहट। ता में मित्रता, कविता, मधुरता, सुंदरता। त्व में महत्व, कवित्व, गुरुत्व, बंधुत्व। पन में बचपन, भोलापन, पागलपन। इसी प्रकार अगर धन में वान प्रत्यय रहेगा तो क्या हो जाएगा? धनवान हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों इसके बाद हम लास्ट टॉपिक देखेंगे, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। हिंदी में जितने भी विराम चिन्ह हैं, पूर्ण विराम तो आपको अच्छे से पता है, एक लाइन होती है, और जैसे कि जब पूरा सेंटेंस कंप्लीट होता है, जब पूरा वाक्य कंप्लीट होता है, तो हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। राम विद्यालय जाता है, पूर्ण विराम। वह समय से घर आता है, फिर पूर्ण विराम। समय से घर आकर अपने सभी कामों को पूरा करता है, फिर पूर्ण विराम। वह समय से खेलने जाता है, वह क्रिकेट खेलता है, फिर पूर्ण विराम। इस तरीके से आप देखोगे जब पूरा सेंटेंस कंप्लीट होता है तो उसके बाद क्या लगता है? पूर्ण विराम। हिंदी में आपको पता है। फिर अल्प विराम, जब थोड़ा सा, बहुत थोड़ा रुकना होता है, जैसे कि राम, कामा, श्याम और कमला खेलते हैं, तो राम यहाँ पर अल्प विराम, श्याम और कमला खेलते हैं। इसी प्रकार राम, श्याम, राम कौमा श्याम कौमा मोहन सभी अच्छे मित्र हैं। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो कम समय के लिए रुकते हैं, ये हो जाएगा अल्प विराम का चिन्ह। अब अर्ध विराम। अर्ध विराम में यहाँ पर आप देखिए, एक इस अल्प विराम के ऊपर एक जब हम बिंदु लगा देंगे तो ये अर्ध विराम हो जाएगा। जैसे कि स्वतंत्रता आंदोलन से देश में क्रांति की लहर दौड़ गई, भला स्वतंत्र कौन नहीं रहना चाहता है। तो यहाँ पर आप देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन से देश में क्रांति की लहर दौड़ गई, यहाँ पर अर्ध विराम लगा है। इसके बाद भला स्वतंत्र कौन नहीं रहना चाहता है, फिर पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी आपका कब, क्यों, कैसे क्वेश्चन आएगा, वहां पर क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। तुम स्कूल कब जाओगे? क्वेश्चन मार्क। इसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, जहां पर बहुत ही हर्ष, बहुत ही खुशी, बहुत ही दुख का बोध होता है जिन भी वाक्यों में, वहां पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे अरे तुम कब आए, जहां पर आश्चर्य हो, हर्ष हो, खुशी हो, दुख हो, वहां पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके बाद योजक चिन्ह। योजक चिन्ह रात, दिन, आजकल, माता पिता, ये जो बीच में लगा हुआ चिन्ह है, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह जैसे कि
यहाँ पर आप देखिए, अगर उत्तर प्रदेश को हमें छोटा करना है तो हम क्या करेंगे, उ लिख करके ये लाघव चिन्ह लगा देंगे, फिर प्र लिख करके ये लाघव चिन्ह लगा देंगे। तो ये उ प्र, इस प्रकार डॉक्टर को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इंजीनियर को भी इस तरह लिख सकते हैं। इसके बाद उद्धरण चिन्ह है। उद्धरण चिन्ह आप यहाँ पर देखिए, ये दो प्रकार का होता है। उद्धरण चिन्ह में इकहरा उद्धरण चिन्ह, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। यह हमारी पाठ्य पुस्तक कलरव से लिया गया है, यानी कि कलरव जो किताब है ये महत्वपूर्ण है, तो इसे हमने क्या किया, इसे हमने इकहरा उद्धरण चिन्ह में रखा। इसके बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह आपको अच्छे से पता है, जब किसी के द्वारा कहा गया कोई वाक्य होता है, कोई सेंटेंस हम ज्यों का त्यों उतारते हैं, तो उसे हम किस में रखते हैं, उसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं या दोहरा उद्धरण चिन्ह में रखते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा था अहिंसा परमो धर्मा, जैसे कि तिलक जी ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार ये किस में रहेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, दोहरा उद्धरण चिन्ह में रहेगा। तो अगर आपने इतना पढ़ लिया, इतना मैंने यहाँ पर आपको हिंदी में पढ़ाया है, तो आपको हिंदी विषय में बहुत अच्छे नंबर लाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। और आप लोग की तैयारी इतनी अच्छे से मैं करवा दे रही हूँ, हर एक विषय को दोस्तों मैंने ऑलरेडी इतने अच्छे से आप लोगों के लिए ही ये पूरा लिखा है, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो हिंदी विषय की बहुत बहुत अच्छी हो जाए और आप लोग हिंदी विषय में बहुत अच्छे नंबर लाओ। उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि जो मेरी मेहनत है वो सभी प्रशिक्षुओं तक पहुंचे। क्योंकि मैंने दोस्तों आप लोग के लिए ही समय निकाला है। आप लोग, चूंकि आप लोगों को अच्छे से पता है कि मैं खुद एक प्राइमरी टीचर हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि स्कूल भी जाना होता है, और आप लोग के लिए ये पूरा लिख करके बनाना दोस्तों इतना आसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नजदीक है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाए, कैसे आप लोग एग्जाम में अच्छे नंबर लाए, इसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज आप लोग भी वीडियो को शेयर करना ना भूला करें, ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो सके और आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। इसीलिए मैं आप लोगों को इतनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ दोस्तों, हर एक विषय को इस तरीके से तैयार करवा रही हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द डीएलएड कंप्लीट करें, यूपी टेट, सुपर टेट पास करके जल्द से जल्द आप लोग भी शिक्षक बने और आप लोग भी प्राइमरी विद्यालय में जल्दी ही आए। तो इसलिए आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स ऐसे ही करते रहा करिए। आप लोग के हर एक विषय को मैं कंप्लीट कराऊंगी। आपके इंग्लिश विषय का भी वीडियो जल्दी लेकर के मैं आ रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश की भी डिमांड आप लोग कर रहे हैं। हिंदी का तो आज मैंने पूरा कर दिया और सभी विषय इस तरीके से मैंने कंप्लीट कर दिए। अब आप लोग सभी विषयों को अच्छे से पढ़ सकते हो और समझ सकते हो, और लगातार हर एक विषय को अच्छा बनाने का मेरा पूरा प्रयास है। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने आपके फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, यानी कि वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, विज्ञान विषय, सामाजिक विज्ञान विषय, सभी का पूरे सिलेबस का एक ही वीडियो बनाया है। हर एक विषय का आप देख सकते हो और पढ़ सकते हो। जिस तरह मैंने यहाँ पर हिंदी का पढ़ाया है, ऐसे ही आपके सभी विषयों का पढ़ा दिया है। हर विषय को आप देखिए और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी दिक्कत है आप हमसे पूछिए। और दोस्तों आप लोगों को सभी विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं दे देती हूँ। एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, कॉपी कैसे लिखे, इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा हमारे चैनल पे तो प्लीज देख लीजिए। मैंने बहुत बहुत अच्छे से लिखा है और 1.5 लाख से ऊपर प्रशिक्षुओं ने उस वीडियो को देख लिया है और बहुत सारे प्रशिक्षु देख भी रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं। तो प्लीज अगर आपने नहीं देखा तो एग्जाम देने से पहले आप लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। निश्चित रूप से आपको एग्जाम में फायदा मिलेगा दोस्तों, क्योंकि ये एक आजमाई हुई ट्रिक है और बहुत ही अच्छे से अगर आप इस तरीके से लिख करके आते हैं जैसा मैंने बताया है, तो निश्चित रूप से आप लोग खुद देखोगे कि आपको आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। तो बस ऐसे ही बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए, और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहिए। बाकी आपको लगातार मैं गाइड करती रहूंगी एग्जाम के लास्ट डे तक, ताकि आप लोग सभी विषयों को अच्छे से कर लें और सभी विषयों की तैयारी भी अच्छे से कर लें। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ ऐसे ही आप बने रहेंगे हमारे चैनल के साथ, और जितना भी मैंने पढ़ाया है आप लोग के सभी विषयों का हैंड रिटेन नोट्स, सभी विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज, सभी विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सभी को दोहरा रहे होंगे और सभी को पढ़ रहे होंगे। अगर आपने इतना कर लिया तो आप बहुत बहुत अच्छा नंबर अपने एग्जाम में लेकर के आएंगे। यहाँ पर आपको आई बटन मिल जाएगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, अब तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी और हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय